तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। ये लेक्चर है हमारा जो स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में हम लोग आज की न्यूज़ देखेंगे। वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा जिससे ये पता चलेगा ये वीडियो आप लोगों ने कितने अच्छे से सुनी है। अगर उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग यहाँ से जाएंगे। वरना आप लोगों को लगेगा यार कुछ भी नहीं सुना है और ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा डिप्रेस भी आप लोग फील करेंगे। तो इसलिए अच्छे से लेक्चर सुनिएगा। और इसी के साथ में जो कल आप लोगों से मैंने जो बेसिकली लेक्चर लिया था उसके भी आप लोगों से क्विज पूछूंगा, उसका भी आप लोगों से डिस्कशन करूंगा ताकि रिवीजन भी आप लोगों का हो जाए। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड पीस डे के बारे में। वर्ल्ड पीस डे जो है इसको दो नाम से पुकारा जाता है। एक तो वर्ल्ड पीस डे बोलते हैं, दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो डे होता है ऑफिशियली अगर बात करें यहाँ पर वर्ल्ड पीस डे के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सैंक्शन किया गया था। 21 सितंबर जो है ये बेसिकली इसका डे है सेलिब्रेशन का। पहली बार ये जब सेलिब्रेट किया गया ये ईयर था 1981, तब यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया था कई सारी नेशंस, पॉलिटिकल ग्रुप और मिलिट्री ग्रुप्स और इसी के साथ में पीपल्स के द्वारा। क्योंकि मिलिट्री ग्रुप यहाँ पर इसलिए क्योंकि बात की जा रही है पीस की, ठीक है। तो पीस, शांति एक ऐसी चीज है जो सबके द्वारा मिलकर ही सोसाइटी में लाई जा सकती है। ये जो डे है इनोग्रेट किया जाता है यहाँ पर यूएन की जो पीस बेल है उसके साथ में ये बेल बजाई जाती है यूएन हेडक्वार्टर के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है जो कि यहाँ पर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। टोटल मिलाकर आज के डेट में 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या फिर वर्ल्ड पीस डे जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये इसका जो थीम है ये भी यहाँ पर आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि बात करें शेपिंग पीस टुगेदर, यानी कि जो पीस है, जो शांति है वो मिलकर सब ला सकते हैं, इसीलिए उसके ऊपर फोकस देना है। तो शेपिंग पीस टुगेदर, तो एसपीटी के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा कि एसपीटी है यहाँ पर जो इस बार की थीम है 2020 की। और जिस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही है साउथ चाइना सी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर या फिर सीरिया के अंदर या फिर और भी कई सारी कंट्री जो आज के दिन प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो वर्ल्ड पीस जो डे है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर डालते हैं। इसमें बात की जा रही है यहाँ पर सितंबर 19 जो 60th एनिवर्सरी है यहाँ पर वो इंडस वाटर ट्रीटी की यहाँ पर देखने को मिली, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंडस रिवर है उसके नाम पर इस ट्रीटी का नाम रखा गया है। ये जो ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो लीडर थे उनका नाम था अयूब खान। तो 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1920 में, तो पूरे 60 साल इस ट्रीटी को हो गए हैं, यानी कि 60 साल की हो गई है ट्रीटी। इसी के साथ में जो वर्ल्ड बैंक था यहाँ पर बिचौलिया था, जिसको ब्रोकर के नाम से भी आप लोग कई बार जानते हैं। तो ये बिचौलिया था जिसके द्वारा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मेनली आप लोगों को तीन रिवर यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे जो 3 रिवर है ईस्टर्न फ्लो, जिनको ब्यास, रवि और सतलज के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्यास, रवि और सतलज आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये जो 3 रिवर हैं यहाँ पर ये इंडिया के हिस्से में आती है। बाकी की जो बात करें यहाँ पर इंडस, चेनाब और जो झेलम हो गए यहाँ पर, ये जो रिवर है ये पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस किस के हिस्से में कौन कौन सी रिवर आती हैं। तो ब्यास, रवि, सतलज इंडिया के हिस्से में आती है, जो कि एनुअल फ्लो इनका 33 मिलियन एकड़ फीट के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडस वाटर जो इंडस, जो चेनाब और जो झेलम है यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 80 मिलियन एकड़ फीट के करीब देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान के लिए है बेसिकली। इंडिया को जो एलोकेट किया गया 16% जो टोटल वाटर है यहाँ पर, जो इंडस वाटर सिस्टम का जो बेसिकली हमारी कंट्री के लिए फ्लो करेगा, एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए यूज किया जाएगा। बाकी सारा जो है वो पाकिस्तान के लिए जाएगा। हम लोग जो इसको यूज कर पाते हैं इस रिवर के पानी को, वो बेसिकली इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड, इसी के साथ में यहाँ पर अनलिमिटेड तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे पावर जनरेशन के लिए आप लोग ये सोचेगा, मान लीजिए हम लोगों ने कोई बांध बनाया, ठीक है, बांध बनाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर टरबाइन घुमाने होते हैं। आप लोगों ने जैसे कि मूवी देखी होगी स्वदेश करके, तो वहां पर टरबाइन के ऊपर जब यहाँ पर ये एक तरीके से ये पानी आकर गिरता है तो कंडीशन क्या बनती है, वो टरबाइन घूमता है और वो टरबाइन के घूमने से यहाँ पर ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर लेकिन आप लोग ये देखिए, अगर यहाँ पर ये पानी आकर गिरेगा तो टरबाइन के ऊपर आकर गिरेगा और ये टरबाइन जैसे ही घूमेगा तो ये पानी को सोखेगा नहीं अंदर, ये पानी टरबाइन को घुमाकर आगे चला जाएगा। तो इसलिए अगर कोई बिजली बनाने के लिए चाहे कितना भी पानी हम लोग यूज क्यों ना कर ले, वो पानी जो है
बाद में डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर यहां पर चला जाएगा। तो इसीलिए यहां पर इसको बोला गया कि अनलिमिटेड यूज हम लोग कर सकते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। पर लेकिन लिमिटेड यूज रहेगा इरिगेशन के पॉइंट ऑफ से। आखिर इसका लिमिटेड यूज क्यों बोला है? क्योंकि अगर इरिगेशन आप लोग किसी पानी का करेंगे तो उसी कंट्री के अंदर चला जाएगा। तो अगर पूरा पानी इंडिया अगर यूज करने लगेगा तो फिर पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर इंडिया अपने पर आ जाए, कल को पानी यहां पर रोकना स्टार्ट कर दे, तो यहां पर पाकिस्तान को भूखा मार सकता है। इस तरीके से आप लोग यहां पर इसकी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो ये रिवर है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया 1960 में ट्रीटी साइन की गई थी। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो लीडर हैं अयूब खान, इसके बीच में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में ये ट्रीटी यहां पर साइन की गई थी। तो हमारी कंट्री की 3 रिवर है यहां पर, यह रवि, ब्यास, सतलज, और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी इंडस, झेलम और चेलम। ये एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर में। तो ये रिवर कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा चुकी है। और वर्ल्ड बैंक यहां पर ब्रोकर का काम कर रहा है, वो याद रखिएगा। ये मीडिएशन का काम किया गया यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहां पर ये जो ट्रीटी है इसका जो वोटर होता है इसके लिए एक परमानेंट कमीशन भी है जिसको इंडस वाटर कमीशन के नाम से आप लोग जानते हैं। अगर दोनों कंट्री के बीच में कोई लड़ाई होती है तो यहां पर ये कमीशन काम करता है डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये बोला जाता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलती रही तो यहां पर ये बोला जाता है कि वो हमारा खून बहेंगे और हम उनको पानी देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कई बार इसको रिव्यू करने की भी बात की जाती है इंडस वाटर ट्रीटी को, क्योंकि ये जो पानी है मैक्सिमम जो पाकिस्तान के अंदर जा रहा है ये एक ऐसे टाइम पर यहां पर चीजें देखने को मिलती है जब हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो कोई ज्यादा नहीं थी। पर लेकिन आज के टाइम में हम लोग 2020 में खड़े हैं, 60 साल हो चुका है, तो काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस ट्रीटी को बार बार रिव्यू करने की बात की जाती है जब भी दोनों कंट्री के बीच में कोई झड़प होती है। पर लेकिन रिवर इंडस जो है वो चाइना से ओरिजिनेट होती है। तो कल को अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है तो हमारी कंट्री के ऊपर भी उसका इंपैक्ट चाइना के द्वारा पड़ सकता है। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा फिर यहां पर होता है। तो कैसे क्या क्या कंडीशन है, कैसे क्या क्या सिचुएशन यहां पर बनेगी, तो वो कई जो फैक्टर हैं उसके ऊपर डिपेंड यहां पर करती है। तो ये जो ट्रीटी है इसको 60 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं रखना है। तो इसके चलते यहां पर ये 19 जो सितंबर है इसको इंडस वाटर ट्रीटी की 60वीं एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की गई। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, डिटेल में इसलिए डिस्कस की, कोई क्वेश्चन बनेगा तो कोई माइंड में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज यहां पर आप लोगों के सामने है ये एक बात कर रहा है बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है ये भी एक तरीका अलाइड सेक्टर है जब आप लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा भी ऑल्टरनेटिव एक तरीके से किसानों को दिया जाता है ताकि उनकी इनकम को डबल किया जा सके। और हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को डबल करने का टारगेट है 2022 तक का, ये आप लोगों को पता ही है। तो इसके चलते अगर यहां पर जो अलाइड सेक्टर में कोई फोकस देकर चला जाता है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा इनकम जहां से किसानों को निकाल कर लाई जा सके, जैसे कि बी कीपिंग हो गया, तो इसके चलते हमारी कंट्री में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है बी कीपिंग एक्टिविटीज को। तो बी कीपिंग एक्टिविटीज के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो बी बॉक्स यानी कि मधुमक्खी जिनमें रहती है उनका बॉक्स और टूल किट यहां पर दी जाएगी। ये बी कीपिंग जो है काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर हमारी कंट्री में अभी अलग अलग राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर अभी आप लोगों को देखने को मिले अलग अलग राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचे हैं जो पहले कहीं काम किया करते थे। तो अभी बात करें तो यहां पर जो फोकस दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत यहां पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बी कीपिंग के तहत जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको किस स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना यानी कि गरीबों का कल्याण करने के लिए रोजगार योजना का अभियान यहां पर देखने को मिलता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके चलते 5 डे बी कीपिंग ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि सबको तो नहीं पता है कि मधुमक्खी कैसे पालन की जाती है। क्या आप लोगों को पता है? मुझे नहीं पता है मधुमक्खी कैसे पालन की जाती है। तो इसी तरीके से अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है उसे भी नहीं पता होगा तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जा सकता है और कैसे उससे फायदा उठा जा सकता है अगर उसके पास में कोई जॉब नहीं है। तो गरीबों का कल्याण होगा अगर इस तरीके की सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे यहां पर, स्टेट बी कीपिंग जो एक्सटेंशन है यहां पर सेंटर, इसी के साथ में मास्टर ट्रेनर भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि प्रिस्क्राइब करेंगे यहां पर सिलेबस, जिसके हिसाब से यहां पर काम किया जाएगा। यानी कि प्रॉपर क्लासेस यहां पर दी जाएंगी ताकि बी कीपिंग जो है उनके लिए आसान हो सके। और फोकस एम क्या है इसका? एम यही है कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और एक सप्लीमेंट्री इनकम मिल जाए जो बी कीपर है और जो फार्मर्स है उनके लिए, ताकि ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी खेतों के ऊपर वैसी नॉर्मल एग्रीकल्चर के ऊपर न रहे। इसी के साथ में अगर यहां से जो हनी निकलेगा या फिर जो भी यहां पर इसके प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, आप लोगों को याद होगा, मुझे तो इसलिए पता है ये चीजें खुद का तो नहीं पता, पर लेकिन
सुना, जो मेरे दादाजी थे वो क्या करते थे, जैसे ये मधुमक्खी है तो मधुमक्खी का जब यहाँ से जब मधुमक्खी जब ये छत्ता छोड़ देती थी तो इससे मोम बनाया करते थे। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, तो मोम भी इसका बनाया जाता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। शहद तो अलग निकल जाता है, फिर जो बचा हुआ प्रोडक्ट है इससे मोम बनाया जाता है, जो आप लोगों ने देखा ना जो मोमबत्ती बनी होती है उस टाइप में। तो ये मोम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जैसे कि उसको यूज किया जाता था यहाँ पर। तो ये जो बेसिकली यूज किया जाता था, अगर कोई भी यहाँ पर हमारे चोट लगी है तो ये एक तरीके से मेडिसिन का भी काम करता था यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो इंग्लिश में आप लोग इसको वैक्स भी बोल सकते हैं या फिर मोम बोल लीजिए, तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। स्किन के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट ये होता था, अगर जैसे कि एडिया फट जाती है या फिर कोई और चीजें, तो दादाजी बोलते थे कि इनको इसको लगा लिया करो। तो ये काफी मतलब इस तरीके की चीजें हमारी कंट्री में पास से ही आप लोगों को ये चीजें ऐसी होती हुई दिखती हैं हमारी कंट्री में। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, जो कि अगर आंसर राइटिंग में आप लोग लिखना चाहते हैं तो वहां पर इसका जो यूज है वो यूज के तौर पर आप लोग ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो बी कीपर है या फिर एंटरप्रेन्योर है, फार्मर है, अनएम्प्लॉयड यूथ है या फिर आदिवासी हैं, ये सारे जो लोग यहाँ पर रहेंगे ये सारे इसका फायदा यहां पर उठा पाएंगे। इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एडिशनल अमाउंट जो है यहां पर 50 करोड़ रुपए यहां पर जो प्रोवाइड कराया जा रहा है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। बी कीपिंग जो हनी क्लस्टर है यहां पर, ये बेसिकली जो काम करने वाला है ये है SFURTI, इस फुर्ती करके एक स्कीम है यहां पर, जिसके तहत यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। और हाँ, एक और छोटी सी बात आप लोगों को मुझे बतानी है, कई सारी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं जैसे कि स्फूर्ति स्कीम हो गया, फिर कोई भी मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें लगती है जब मैं पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या फिर कोई बुक पढ़ता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर उसको शेयर कर देता हूँ या फिर ट्विटर पर शेयर कर देता हूँ या फिर फेसबुक पर जो यहाँ पर जो SLV के नाम से पेज है तो वहां पर शेयर कर देता हूँ। तो अगर इन तीनों में से कहीं पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को वो चीजों का फायदा मिलता रहेगा। तो कोशिश क्या कीजिए कि उनसे भी आप लोग अपने जो नोट्स है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे इस स्फूर्ति स्कीम के बारे में मैंने वहां पर शेयर कर दिया था, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वहां पर। जो बेसिकली ये जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है यहाँ पर स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है, और केवीएस जिसके बारे में मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, ठीक है, केवीआईसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन होते हैं, वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली एक नोडल एजेंसी है। आइए थोड़ा सा नजर डाल ही लेते हैं इसके ऊपर भी, कभी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहे। यहाँ पर बात की जा रही है केवीआईसी के बारे में, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई 1957 में हमारी कंट्री में, जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में जो खादी है उसकी इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने का ये काम करती है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये 1956 में हमारी कंट्री में आया। नॉर्मली अप्रैल 1957 में यहाँ पर बेसिकली इसके द्वारा हमारी कंट्री में जो रिफॉर्म लाए गए, ये इसके द्वारा जो टुक ओवर किया गया, ये ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड था पहले, फिर ये कमीशन बना दिया आगे चलकर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा और 6 रीजनल ऑफिस भी हैं इसके, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर। तो यहाँ पर दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। तो गुवाहाटी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका, ये आसाम के अंदर एक आप लोगों को रीजनल ऑफिस देखने को मिलेगा। तो 1956 में इसको बनाया गया था। पर्पज इसका बेसिक ये कैसे प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट है खादी और विलेज इंडस्ट्री के तहत। चेयरमैन कौन है आप लोग बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया, जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आज की डेट में 28 स्टेट हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं इसको जाकर थोड़ा सा देखिएगा। कई सारे बच्चे नया लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, तो इसको जाकर एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन अपना कर लीजिएगा, कई बार बता चुका हूं पहले भी, तो देख लीजिएगा इसको। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो लेटेस्ट जो यूनियन टेरिटरी बनी है हमारी कंट्री में है, ये है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो क्वेश्चन ये भी आप लोगों से बन सकता है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर हमारी कंट्री में दूसरी यूनियन टेरिटरी हो गई है दिल्ली के बाद में, जिसमें खुद का अपना हाई कोर्ट है। अब तक दिल्ली एक ऐसी अकेली यूलोती यूनियन टेरिटरी थी जिसका हाई कोर्ट था, अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सेकंड यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। तो 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है तोड़कर जम्मू एंड कश्मीर को, और पहली बार हमारी कंट्री की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब किसी स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। वरना पास में बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिसको हम लोगों ने, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिसको हम लोगों ने स्टेट में कन्वर्ट किया, पर पहली बार ऐसा हुआ जिसमें हम लोगों ने स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक स्कीम के बारे में जो कि मनोज सिन्हा साहब के द्वारा लॉन्च की गई है। इसको बोलते हैं नेशनल
जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, NGDRS, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आप लोग खुद समझिए यहां पर एक तरीके से क्या बात की जा रही है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में बेसिकली यहां पर फोकस दिया जाना है। तो नेशनल जेनरिक जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो किसी न किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रहा होगा, तो कैसे डॉक्यूमेंट से, तो इस तरीके से नाम पढ़ती है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो JNK जो जम्मू और कश्मीर 10वां राज्य है हमारी कंट्री में जो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट बना है, आखिर क्या किया जाएगा इसके तहत? NGDRS जो ये सिस्टम है, इसके तहत जो काम होता है बेसिकली, तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये बेसिकली एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। सेल और परचेज करने का अगर कोई लैंड का काम होता है पर्टिकुलर राज्य के अंदर में, तो इस सिस्टम के थ्रू आप लोग ऑनलाइन ये काम अब लोग कर पाएंगे। तो 10 राज्य हैं हमारी कंट्री में जहां पर ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन होगा अब यहां पर इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होगा, जो परचेज किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, कोई भी लैंड से रिलेटेड जो इशू है वो यहां पर ऑनलाइन अब काम किया जा सकेगा। तो जो भी घोटाले घपले होते थे यहां पर इस लेवल पर, कहीं ना कहीं उसको काम करते हुए नजर आएंगे। और इवन ई स्टाम्प आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोगों ने बैनावा कभी जमीन का करवाया है, तो स्टाम्प जो रहते हैं उसका काफी ज्यादा प्राइस आप लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मली ऐसे प्राइस नहीं होता है, पर लेकिन एक तरीके से आप लोगों को पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या कंडीशन रहती है वहां पर, तो एक तरीके से काफी ज्यादा घूसखोरी यहां पर देखने को मिलती है नॉर्मली। तो उसी को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो एक तरीके से यहां पर ये जो सिस्टम रहेगा, ये पहले क्या होता था नॉर्मली यहां पर जो स्टैंप पेपर आते थे, अभी स्टैंप यहां पर देखने को मिलेंगे। इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा जो भी यहां पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके साथ में मिलकर। तो जो लॉन्च किए गए यहां पर NGDRS, ये बिग स्टेप है यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन के तहत। यानी कि हमारी कंट्री में जो बात की जाती है ना कि वन टैक्स वन नेशन, इसी के साथ में वन कार्ड वन नेशन, इसी के साथ में यहां पर जो कई सारी स्कीम इस पैटर्न पे लॉन्च की जा चुकी है, अभी यहां पर बात की जा रही है वन नेशन वन सॉफ्टवेयर। तो यानी कि पूरी कंट्री में ये सॉफ्टवेयर यहां पर काम करेगा, जिसके चलते काफी अच्छी सी चीजें आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, खासकर किसानों से लीडर, हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे भी एक एग्जाम में न्यूज आप लोग की बन सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पर लेकिन वैसे अगर देखा जाए इसका जो इंपैक्ट है वो मेरे थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में माइग्रेंट वर्कर जो है, कितने माइग्रेंट वर्कर कहां से कहां देखने को मिले, पूरी सड़कें भरी रही, कई जगह जो औरतें थी उन्होंने इवन बच्चों को जन्म दिया सड़कों के ऊपर ही, कई सारी ऐसी कंडीशन भी देखने को मिली, बहुत सारे रेलवे ट्रैक पर वर्कर मारे गए, तो लाखों लोग जो है वो इधर से उधर हुए। पर लेकिन अभी एक RTI डाली गई जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत पता चला 34,000 वर्कर हैं ओनली हमारी कंट्री में जो रजिस्टर किया गया, जिनको इंटर स्टेट माइग्रेशन जो वर्कमैन के तहत एक्ट जो है हमारी कंट्री में, यानी कि टोटल मिलाकर 34,000 वर्कर जो हैं उनको रजिस्टर किया गया है, जबकि लाखों वर्कर इधर से उधर हुए हैं। और ये एक्ट है हमारी कंट्री में इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनके लिए एक्ट है 1979 का। तो इसके तहत यहां पर ये इंफॉर्मेशन अभी निकल कर आई है। तो जो RTI डाली गई थी यहां पर डाली गई थी अंजलि के द्वारा। ये पर्सनैलिटी है जो कि एक्टिविस्ट का नाम भी आप लोग याद रखते हैं, तो अंजलि भारद्वाज। ठीक है, तो ये यहां पर पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा ये RTI डाली गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो रजिस्टर लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये रजिस्टर लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कोच्चि के अंदर, कोच्चि जो रीजनल ऑफिस है केरला के अंदर, वहां पर देखने को मिल रहे हैं विद ओवर 7,800 के करीब, फॉलोड बाय धनबाद झारखंड में आप लोगों को देखने को मिले यहां पर 7,496। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिले ये चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर 6,623। इसी के साथ में दिल्ली, देहरादून, पटना, ये अलग अलग रीजन है जहां पर जो रजिस्टर किया गया, जीरो माइग्रेंट वर्कर यहां पर रजिस्टर किए गए हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे काम कर रहा है, जब यहां पर जीरो इस तरीके से यहां पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहां पर इंटर स्टेट जो माइग्रेशन वर्कमैन है उनके एक्ट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वनरेबल वर्कर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। पर लेकिन जब यहां रजिस्ट्री नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह है कि देहरादून, दिल्ली और पटना के अंदर कोई भी वनरेबल वर्कर है ही नहीं है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है। हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये डेटा जो है वो छिपा लिया जाए। आप लोगों को पता है आज की डेट में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर कहीं पर कोई भी जरा सी भी बुरी चीज होती है तो उसको छिपाने की कोशिश की जाती है। जैसे कंट्री में अगर कहीं पर रेप हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है। अगर रजिस्टर कर लिया जाएगा तो पर्टिकुलर एरिया जो है ये माना जाएगा सबसे ज्यादा रेप होते हैं। यहां पर कहीं चोरी डकैती होती है, मर्डर होते हैं, उनको रजिस्टर नहीं किया जाता है, ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा क्राइम
यहां पर देखने को मिलते हैं। तो डेटा को छिपाकर यह कोशिश की जाती है कि अपने आप को साफ सुथरा रखा जाए, पर रियलिटी ग्राउंड लेवल पर जो देखने को मिलती है वो बहुत ही दयनीय कंडीशन रहती है। और मैक्सिमम जो लोग इसके भेंट चढ़ते हैं वो एक ऐसा तबका होता है सोसाइटी का जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है, और सबसे बड़ा वोट बैंक यही होता है अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर इसी के बारे में हम लोग बात करें तो ये सुधारना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आप लोग देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली, देहरादून और पटना में कोई भी रजिस्टर नहीं किया गया, 0 माइग्रेंट वनरेबल रजिस्टर किए गए यहां पर लास्ट ईयर। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो एक्ट है यहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से स्टेब्लिश करता है, यहां पर जो ये अप्लाई किया जाता है एवरी स्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि 5 और मोर माइग्रेंट वर्कर अगर यहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, अगर इंप्लॉयमेंट है तो विदाउट सर्पिट जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन रहता है यहां पर एक तरीके से, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से जो बात की जा रही है यहां पर कि इंप्लॉयमेंट विदाउट सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर ध्यान यहां पर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक वनरेबल सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहां पर की जाती है, पर लेकिन यहां पर वो चीजें देखने को नहीं मिलती। ओके, तो ये थी यहां पर इसके बारे में न्यूज। ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अभी यहां पर देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्ल्ड पीस डे के बारे में काफी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अभी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने जब यहां पर न्यूज डिस्कस की थी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में यहां पर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिली, कौन कौन सी रिवर किसके अंदर आती है डिटेल में जाना। नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बी कीपिंग के बारे में जाना, और बी कीपिंग को इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में डिटेल में समझा, जिसको आप लोग बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। नेक्स्ट जो न्यूज थी आप लोगों के सामने यहां पर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोगों को देखने को मिला, और एक सिस्टम के बारे में जाना जिसको नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोला जाता है। तो ये भी एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन था जो कि क्लियरिटी हम लोगों ने देखी। माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो भी हम लोगों ने समझी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। आइए अब क्विज देख लेते हैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या फिर वर्ल्ड पीस डे जो है ये फर्स्ट टाइम कब यहां पर ये बेसिकली देखने को मिला था। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि यूनाइटेड नेशन पीस बेल जो है ये यूएन के हेडक्वार्टर में बजाई जाती है, तो ये यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है इस बार जो सेलिब्रेट किया गया इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर बात करूं तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो लीडर थे उनका नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी में 3 ईस्टर्न फ्लो रिवर हैं और 3 वेस्टर्न फ्लो रिवर हैं। इन तीनों रिवर का आप लोगों को नाम बताना है जो कि इंडिया के लिए है, और 3 रिवर पाकिस्तान के लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर यहां पर जो बेसिकली अनाउंस किया गया है कि बी कीपिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाएगा, जिसके तहत यहां पर जॉब को बढ़ाया जा सके, और बी बॉक्स और टोल किट जो है यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत यहां पर इनको, तो उस प्रोग्राम का नाम भी आप लोगों को बताना है। NGDRS इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, तो अच्छे से आंसर आप लोग इसका दे पाएंगे। आइए अब यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट डे के बारे में। यहां से ये पता चलेगा लास्ट वाला लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ के बारे में, उनकी थीम मैंने आप लोगों से पूछी थी क्या है। वर्ल्ड रोज डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट्स की बात की जाती है। तो जिस लड़की के नाम पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम आप लोगों को बताना था। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर प्रपोज किया गया है नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा AICTE और SPICES यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी एंड एथिक्स अमंग स्टूडेंट, यानी कि बच्चों में एक एथिक्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और एक इंटरेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर काम कर रही है। आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कई सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे नेशनल हाईवे के बारे में बात की कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, यहां पर मैंने बात की कि बच्चों के बारे में, तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी आप लोग लगाएंगे तो एग्जाम में ये नहीं है कि सारी चीजें आप लोग को आती है तभी आप लोग आंसर दे पाओगे। तो कॉमन सेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में, तो उसको यूज करोगे तो कई सारे आंसर दे पाओगे। यहां पर बात की जा रही है ए-सेट के बारे में, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मिशन कौन सा था यहां पर ए-सेट से रिलेटेड, इसका नाम आप लोगों को बताना है, और कौन से आइलैंड पर यह देखने को मिला था इसका भी नाम मैंने आप लोगों से पूछा था। डिपार्टमेंट के बारे में बात की जा रही है DPIIT के बारे में, तो इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा अभी यहां पर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री के रिलेटेड यहां पर काम किया जा रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, इनके आंसर देखते हैं और इनसे पता चलेगा आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर जो है वो कितने अच्छे से सुना है। आइए आंसर देख लेते हैं।
सबसे पहले जो बात की जा रही है वीक ऑफ डेफ के बारे में, इसकी जो थीम है यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली जो डेफ पीपल होते हैं उनके राइट के बारे में यहाँ पर बात करना है, तो उनका पुष्टिकरण यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लोग बोलिएगा रीअफर्मिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रीअफर्मिंग डेफ पीपल्स ह्यूमन राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की वर्ल्ड रोज डे के बारे में। तो एक लड़की थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों से एक बात की थी, इसका नाम था मेलिंडा रोज। मेलिंडा रोज वो लड़की थी जिसके पास ये बोला था डॉक्टर ने कि तुम्हारे पास में लगभग 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, पर लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 6-7 दिन से बढ़कर 6-7 महीने हो गया था। तो इन 6-7 महीनों को इतने जितने शानदार तरीके से एंजॉय किया था अपनी लाइफ में, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ में बात की, बहुत सारे लोगों को इसने डिस्कस की चीजें, अपनी पोएम्स वगैरह, मेल्स वगैरह, एसएमएस वगैरह लोगों के साथ में शेयर किया, इसके द्वारा अपनी फीलिंग शेयर की गई। ओनली 12 ईयर ओल्ड यहां पर ये लड़की थी, तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये डे फिर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया कि किस तरीके से कैंसर के साथ में लड़ना आप लोग सीख सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नेशनल हाईवे की बात की जा रही है, नॉर्मल सी बात है। जब यहां पर बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट बात की जा रही है फास्ट एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है। देखिए ये आप लोगों ने कई बार, अगर आप लोग ढंग से क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट आप लोगों को दे दी, एक कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है किसी आगे चलकर किसी न किसी क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों से पूछा ए सेट के बारे में, ठीक है, और नीचे वाला क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर दे रखा है, यहां पर ये एंटी सैटेलाइट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार आप लोग एग्जाम में भी देखने को मिलता है, अगर थोड़ा ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे। मिशन शक्ति था यहां पर, जिसके तहत हमारी कंट्री में एक ऐसी मिसाइल लॉन्च की गई थी जिसने हमारा सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमारा ही सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया था, किसी और का नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट कर रहे थे हम लोग कि क्या हम लोग अपना सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या फायदा था इसका? फायदा इसका यह था इस मिशन का, जिसको मिशन शक्ति हम लोगों ने बोला था, एसैट सिस्टम जब लॉन्च किया गया कि अगर कोई कंट्री के साथ में कल को हमारी लड़ाई होती है तो वो हमारी कंट्री का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय अगर कर दे तो हम भी उस कंट्री का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो ये था इसका बेसिक पर्पज। ठीक है, किस किस कंट्री के पास था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो आज की डेट में ये 4 कंट्री हो गई हैं इंडिया को इंक्लूड करने के बाद में। तो एक तो है यूएसए, दूसरा हो गया रसिया, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया हो गया, जिसके द्वारा अभी ये कैपेबिलिटी यहां पर अचीव की गई है। और यहां पर उड़ीसा के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। इस आइलैंड का नाम मैंने आप लोगों से पूछा था, पहले कोई और था इस आइलैंड का नाम, फिर नाम चेंज करके अब इस आइलैंड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। ठीक है, तो कई सारे बच्चों, कुछ के आंसर दिया गया, कुछ के द्वारा आंसर नहीं दिया गया, तो फिर से इसको सर्च कीजिएगा। देखिए जो ये ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप लोग लोकेशन भी देख पाएंगे, और लोकेशन देख पाएंगे तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। तो इसलिए कोशिश क्या कीजिए, थोड़ा सा जद्दोजहद कर लिया कीजिए, होमवर्क कर लिया कीजिए, जरूरी है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आप लोग अगर देखिए, अगर आप लोग जरा सा भी उसमें टाइम नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बस कंप्लीटली मेरी ही मेहनत के ऊपर डिपेंड है, अपना खुद का आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन एग्जाम आप लोगों को देना है। ठीक है, तो वो काफी जरूरी है कि आप लोग थोड़ा सा खुद से भी चीजों को देखें। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में बात की जा रही है, तो इसके द्वारा बात की जा रही है फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और बाकी जो मैंने आप लोगों को बोला, टेलीग्राम पर कई सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरे साथ में कनेक्ट आप लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रह सकते हैं। एक बात और बता दूं, कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए 2 तरीके के चैनल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक साइड में तो आप लोगों को एसएलवी के नाम के चैनल देखने को मिलेंगे, जो कि एसएलवी से रिलेटेड बात की जाती है, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड बात की जाती है सारी वहां पर, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये स्टडी लवर वीर जो है वो एक एजुकेशनल चैनल है, एक अवेयरनेस का चैनल है नॉर्मली। पर लेकिन जो मेरी पर्सनल चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए पिक्चर शेयर करनी है, मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में, मुझे पर्सनल मेरे व्यू है कोई किसी चीज को लेकर, मेरे पर्सनल पिक्चर है, या फिर कोई ऐसा मुझे कमेंट करना है किसी चीज के ऊपर, तो वो सारी चीजें आप लोगों को मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे देखने को मिलेगी यहां पर, चाहे वो ट्विटर की हो, इंस्टाग्राम की हो, फेसबुक की हो। तो यहां पर कई सारे बच्चे ये बोलते हैं सर आपने ऐसा क्या बोल दिया, यार मेरी वो पर्सनल लाइफ है वहां पर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर कमेंट कर रहा हूं, सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्यों भैया मैं इंडिया के अंदर नहीं रहता हूं क्या, मुझे कोई हक नहीं है कि, मुझे अधिकार नहीं है किसी, अगर मुझे कोई गलत चीज लगती है उसके बारे में बोलने का, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा न्यूट्रल होकर उनको देखा करो। वो सारी चीजें मेरा पर्टिकुलर पर्सनल मेरा व्यू वहां पर होता है, यानी कि अगर एजुकेशनल फील्ड में आप लोग बात करोगे तो मैं अपना व्यू नहीं देता हूं, वहां पर जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो चीजें मैं शेयर करता हूं, पर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा भी व्यू है, अगर कुछ गलत होता है तो मेरा भी हक है, जैसे आप लोग अपना किसी भी चीज को लेकर अपना विचार रख सकते हैं, तो मैं भी अपना विचार रख सकता हूं। अगर आप लोग सहमत होते हैं तो सही लगता है, सही बात है, नहीं सही लगता है तो आप लोग उसके नीचे एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, यानी कि बताइए कि गलत क्यों लगा और उसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो आप लोग वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको
लिबरल तरीके से देखा कीजिए। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर स्टडी लवर वीर के नाम से सर्च करनी है कोई भी चीजें तो एजुकेशनल चीजें मिलेंगी हर जगह आप लोगों को, और अगर वीर तालियान के नाम से सर्च करनी है तो यहाँ पर अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। ये मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। आई होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर भी एंजॉय किया होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।